हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक सेकेंड। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने रीजनिंग वाले क्वेश्चंस ओपन कर रखे हैं। एंड आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन एल एंड के। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि एल एंड के बीच में कितने पीपल्स हैं। तो पहले तो हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि इनका गैप कितना है। तो अभी आप देख सकते हो इन द लाइन ऑफ 19 पीपल, 19 पीपल की टोटल लाइन है। इसमें से ऑल आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की डायरेक्शन क्या होती है? अपवर्ड साइड। तो जैसे कि आप देख सकते हो y स्टैंड्स टू द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। तो y जो है वो एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन में है। ओनली 5 पीपल स्टैंड बिटवीन y एंड k और y के बीच में सिर्फ और सिर्फ 5 पीपल स्टैंड करते हैं। तो 1 2 3 4 और 5। एंड यहाँ पर आ गई हमारी k की पोजीशन, इसको हम कट कर देंगे। सॉरी, ओके। तो अभी आप देख सकते हो y एंड k के बीच में 5 पीपल्स आ चुके हैं। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ओनली 6 पीपल स्टैंड बिटवीन k एंड r। r और k के बीच में 6 पीपल हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो 6 पीपल आ नहीं सकते, तो यहाँ पर ही आएंगे 1 2 3 4 5 6। एंड यहाँ पर है r की पोजीशन। ओनली 4 पीपल स्टैंड बिटवीन r एंड l। r और l के बीच में सिर्फ 4 पीपल स्टैंड करते हैं। तो अगर हम r यहाँ पर है तो एक बार हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि l की पोजीशन इस साइड ले लेते हैं हम, 3 और 4। एंड यहाँ पर आ गई हमारी l की पोजीशन। ओनली 4 पीपल स्टैंड बिटवीन r एंड l, ये भी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई हमारी। j स्टैंड्स एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द लाइन। j जो है वो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द लाइन में है। तो टोटल कितने हो गए? 19। अगर हम एग्जैक्ट सेंटर निकालें तो वो निकलेगा 10 प्लस 1/2 करके, तो हमारा आंसर आएगा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जे की पोजीशन हमारी ये वाली आ गई। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ओनली 2 पीपल स्टैंड बिटवीन आई एंड जे। आई एंड जे के बीच में 2 पीपल हैं, तो आई की पोजीशन आ जाएगी ये। ओनली 5 पीपल स्टैंड बिटवीन आई एंड एल। तो आई एंड एल के बीच में 5 पीपल हैं, 1 2 3 4 5। तो मतलब ये सही है हमारी एल की पोजीशन। ओनली 5 पीपल कंप्लीटेड। आई स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ एल। हाँ, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। के स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ जे। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, ये भी ट्रू है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? The data given in both statement 1 and 2 together are not sufficient। ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द डाटा इज बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। यस, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस स्टेटमेंट को लेंगे तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें एल की पोजीशन पता नहीं चल रही। एल की पोजीशन हमें कहाँ पर पता चल रही है? सेकंड स्टेटमेंट में। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अमंग 6 पीपल ए बी सी डी, एंड ये एक सर्कल में बैठे हैं फेसिंग सेंटर में। हम सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो चलिए हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? सी स्टैंड्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में सी बैठा है।
ई को हम यहाँ पर बैठाएंगे तो C stands second to the right of E. 1 2 यहाँ पर हमारी C की पोजीशन आनी चाहिए। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मेरे को। ऑपोजिट टू द सेंट सम फेसिंग आउटसाइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ पोजीशन जो है हमारी आउटसाइड की ओर भी हैं, मतलब जो कुछ लोग हैं जो सर्कल के सेंटर में देख रहे हैं एंड कुछ लोग जो हैं वो सर्कल के बाहर की ओर देख रहे हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई। ए की पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू ई। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं। पहले तो हमने ई की पोजीशन देखनी है। ई फेसिस आउटसाइड। ई फेसिस अगर आउटसाइड है तो उसकी राइट साइड क्या बन जाएगी, ये वाली। तो हम सी को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ डी एंड बी। डी एंड बी का इमीडिएट नेबर है, तो डी फेसिस द सेम डायरेक्शन एज ई। तो अगर हम डी एंड ई को दोनों साथ में बिठा देते हैं एक बार के लिए, एज्यूम कर लेते हैं। अगर रॉन्ग हुआ तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे डी एंड बी। नेक्स्ट है एफ स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी का फेस आउटसाइड है तो उसकी लेफ्ट साइड क्या बनेगी, ये वाली। तो अगर हम एफ को यहाँ पर बैठा दें तो ए की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी एंड दोनों की पोजीशन आउटसाइड है। तो ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ, क्योंकि हमारी अगर ये डी एंड बी की पोजीशन गलत होती तो एफ की पोजीशन ना आती यहाँ पर। एंड डी फेसिस द सेम डायरेक्शन एज ई। तो ओनली 2 पीपल स्टैंड बिटवीन बी एंड ई। बी एंड ई के बीच में सिर्फ 2 पीपल बैठे हैं। हाँ जी, ये भी ठीक है। ई एंड ई, बोथ बी एंड ई फेसिस आउटसाइड। नो, बी की हमें क्या बताया गया है कि 2 की पोजीशन जो है वो आउटसाइड है एंड बाकी की पोजीशन क्या है, हमारी इनसाइड है। तो पहली बात तो यही है कि हमें पोजीशन पता चल रही है। तो देखा जाए, एक सेकेंड। तो हमें स्टेटमेंट 1 से ही पता चल रहा है कि जो हमारी पोजीशन है ए की वो यहाँ पर ही आएगी। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट है, तो इसलिए हम इसका आंसर करेंगे ई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 3rd नंबर क्वेश्चन। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एन। एक्स जो है वो मदर है जे की। इसका सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ। अगर इसको सिंपल तौर पर करना हो तो जब भी हमने कोई फैमिली रिलेशनशिप बनाना होता है तो पहले हम जो एक्स मान लो हमने फर्स्ट प्लेस कर लिया एंड उसका रिलेशन क्या है, मदर का है, तो उसको हम माइनस में कर लेंगे। प्लस माइनस तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने लेडीज़ को लिखना हो तो उसको हम माइनस में लिखेंगे एंड अगर हम बॉयज़ को लिखना चाहते हैं तो हम उसको प्लस में लिखेंगे। तो एक्स इज मदर ऑफ जे, तो हम इसको डाउन साइड में लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा जे। टी इज मैरिड टू जेड। हम कहाँ पर थे, टी इज मैरिड टू जेड। टी की जो मैरिज है वो जेड के साथ है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं, टी एंड जेड। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जब हमने मैरिज वाला रिलेशन दिखाना हो तो हम उसको डबल लाइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, टी जो है वो जेड के साथ मैरिड है। एन इज द डॉटर ऑफ टी। एन जो है वो डॉटर है टी की। तो हम एन को कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस के साथ एंड इसको सिंगल लाइन में डिनोट करेंगे। जेड इज द ब्रदर ऑफ जे। जेड इज द ब्रदर ऑफ जे। तो हमारे पास जे का जेंडर नहीं है तो, लेकिन हमारे पास जेड का जेंडर आ चुका है, तो हम इसको जेड लिख देंगे यहाँ पर। इसको हम प्लस के साथ नोट कर देंगे। तो जेड का हमें जेंडर पता चल गया है, तो ऑब्वियस की बात है टी जो है वो माइनस में रहेगा।
एंड जेड का रिलेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो भी हो सकता है। तो हमने क्या पता करना है, एक्स का रिलेशन एन के साथ। एक्स का रिलेशन आप अगर देखो तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसी के साथ हमारा जो एन का रिलेशन है वो निकल आता है। तो जो एक्स है वो क्या लगेगा, एन की ग्रैंड मदर लगेगी। तो मेरे हिसाब से सिंगल स्टेटमेंट जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए। तो अगर हम देखें द डाटा इन स्टेटमेंट 1 alone is sufficient to answer the question while the data in statement 2 alone is not sufficient to answer the question। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है x is married to y है एंड y is the father of j। j जो है वो m के साथ मैरिड है एंड z is the uncle of n। तो अगर आपको इसको डायरेक्ट भी रिलेट करो तो z का कोई भी रिलेशन नहीं निकल कर आ रहा x के साथ। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ये अलोन सफिशिएंट नहीं है, तो हमारा आंसर सीधा ही बी आ जाएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें क्या खास बात है। जब भी आपके सामने ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको क्या चेक करना होता है, यहाँ पर चेक करना होता है कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या सेकंड स्टेटमेंट अलोन ट्रू है, या फिर दोनों को मिलाकर ट्रू आती है, या फिर दोनों को मिलाने के बाद भी ट्रू नहीं आती। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो अगर आपका डाटा फर्स्ट स्टेटमेंट में आ रहा है कि वो फर्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा आपका आंसर, तो आप लिखेंगे कि आपका डाटा फर्स्ट स्टेटमेंट से आ जाएगा, मतलब आंसर। लेकिन अगर आपका सेकंड स्टेटमेंट के साथ आ रहा है तो हम उसको लिखेंगे बोथ के साथ। लेकिन अगर आपका फर्स्ट में आ रहा है लेकिन सेकंड में नहीं आ रहा, अगर हम उसको अकेले भी सोल्व करें तो हम उसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट बट द डाटा इन स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। तो इसको आपको सोल्व करना होगा नेक्स्ट। इसका मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि आपको ये सोल्व कर लेकर आना है। मैंने आपको ऑलरेडी 3 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए एंड आपको इजी मेथड भी पता चल गया होगा कि अगर आपको कुछ ना पता चल रहा हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एंड इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन करवाए हैं एंड मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलते हैं एंड अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और भी शॉर्ट ट्रिक्स रीजनिंग की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।